दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेखों तारिगामी मूव्स एससी चैलेंजिंग एमएचए ऑर्डर ऑन लैंड परचेज इन जेके और एक्सप्लेन्ड व्हाट लैंड लॉज हैव चेंज्ड इन जे&के, हाउ हैव पार्टीज रिस्पॉन्डेड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अक्टूबर 2020 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने कृषि भूमि के प्रबंधन से संबंधित जे&के लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 और क्षेत्रीय विकास योजनाओं से संबंधित जे&के डेवलपमेंट एक्ट 1970 की धाराओं में संशोधन किया है, जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदल देगा। उन्होंने शीर्ष अदालत में इस आदेश पर हस्तक्षेप करने और उनकी पहले से दायर याचिका पर सुनवाई होने तक आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि बीते अक्टूबर माह में गृह मंत्रालय ने एक आदेश के जरिए पहले के जम्मू और कश्मीर राज्य के 14 कानूनों को संशोधित और 12 कानूनों को निरस्त कर दिया था। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन राज्य के 4 प्रमुख कानूनों में किए गए थे, जो तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में भूमि के स्वामित्व, बिक्री और खरीद को नियंत्रित करते थे। इन कानूनों में जे&के डेवलपमेंट एक्ट 1970, जे&के लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996, द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976 और जे&के लैंड ग्रांट एक्ट 1960 शामिल हैं। किए गए सुधारों को लेकर सरकार का मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर की कृषि और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। जबकि इसके विपरीत विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि सुधार के ये प्रयास असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से संबंधित भूमि कानूनों में किस तरह के संशोधन किए गए हैं और इन कानूनों में किए गए बदलावों का जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य राज्य के लोगों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा हम इस आर्टिकल के जरिए यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में भूमि सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से संबंधित भूमि कानूनों में किस तरह के संशोधन किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बीते 26 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज के तहत तीसरा आदेश पारित कर भूमि कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी थी। इसमें सबसे स्पष्ट बदलाव जे&के डेवलपमेंट एक्ट 1970 में किया गया है। यह कानून इमारतों, आवासों के पुनर्निर्माण, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक एवं निजी खुली जगहों के लिए भूमि उपयोग का निर्धारण करता है। इस संशोधन के तहत भूमि के स्वामित्व को विनियमित करने के लिए किसी भी विकल्प जैसे अधिवास या किसी अन्य खंड को स्पेसिफाई किए बिना ही राज्य के स्थायी निवासी वाक्यांश को हटा दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसी भी व्यक्ति को भूमि खरीद की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 3 में जम्मू और कश्मीर में रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सरकार केवल सशस्त्र बलों के प्रत्यक्ष परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए किसी कॉर्प्स कमांडर रैंक के सैन्य अधिकारी के लिखित अनुरोध पर स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र यानी स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 17 से राज्य के स्थायी निवासी का उल्लेख भी हटा दिया गया है। इसी तरह भूमि से संबंधित जिन 2 कानूनों को निरस्त किया गया है उनमें द जम्मू एंड कश्मीर एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट 1938 और द बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 1950 शामिल हैं। ये कानून जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को लैंड होल्डिंग के लिए सुरक्षा प्रदान करते थे। द जम्मू एंड कश्मीर एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट की धारा 4 में कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण निषिद्ध होगा जो राज्य का विषय नहीं है। गौरतलब है कि इसमें राज्य के विषय के तहत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक शामिल थे। इसी तरह द बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट की धारा 20A में गैर राज्य विषयों के लिए भूमि के हस्तांतरण पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। तो आइए अब समझते हैं कि सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव कृषि भूमि की बिक्री और औद्योगिक विकास के बारे में क्या कहते हैं।
दरअसल जम्मू और कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 की नव संशोधित धारा 133A में कहा गया है कि कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का उपयोग जिला कलेक्टर की अनुमति के अलावा किसी भी गैर कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। इसी तरह एक्ट में इसका भी जिक्र है कि किसी कृषि भूमि का मालिक या उपयोगकर्ता यदि अपनी कृषि भूमि को किसी क्षेत्रीय योजना या सरकार के विकासात्मक कार्यों के तहत गैर कृषि उपयोग में लाना चाहता है तो वह राजस्व बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले रूपांतरण शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। बताते चले कि सरकार ने विकासात्मक उद्देश्यों के लिए भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक राजस्व बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसकी अध्यक्षता राजस्व विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर के द्वारा की जाएगी और यह बोर्ड इस अधिनियम के तहत भूमि संबंधी सभी मामलों के लिए मुख्य नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। यानी सरल शब्दों में कहें तो सरकारी अनुमति से कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। ये संशोधन किसी व्यक्ति या सरकार को पात्रता और निवास की शर्तों के अनुसार कृषि भूमि को किसी भूमिहीन व्यक्ति या ग्राम कारीगर को हस्तांतरित करने का अधिकार देते हैं। संशोधन के बाद अब भूमि का हस्तांतरण सार्वजनिक ट्रस्ट को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्थान को और सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवास उद्देश्यों या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। अब यदि औद्योगिक विकास की बात करें तो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के तहत इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को आसान बनाने के लिए एक औद्योगिक विकास निगम यानी IDC की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। इस निगम का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्योगों की तेजी से और व्यवस्थित स्थापना में सहायता करना और ऐसे उद्योगों की स्थापना और संगठन के संबंध में वाणिज्यिक केंद्र स्थापित करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के मुताबिक यहाँ उद्योग केवल औद्योगिक पार्कों में स्थापित किए जाएंगे, इसलिए यह निगम जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चयनित स्थानों पर औद्योगिक संपदाओं की स्थापना, प्रबंधन और विकास करेगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास निगम को चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को अधिग्रहण और धारण करने की शक्ति भी प्रदान की जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा किए गए इन सुधारों ने क्षेत्र के लोगों के बीच कई आशंकाओं को भी पैदा किया है। ऐसे में समझना जरूरी है कि भूमि कानूनों में बदलाव को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के द्वारा स्थानीय लोगों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि की सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बावजूद सरकार के इस आदेश ने कई तरह की चिंताओं को बढ़ावा दिया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक परिवर्तनों के बाद अनुच्छेद 370 और 35A के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में लागू विशेष सुरक्षा को हटा दिया था। इसके बाद मार्च 2020 के अंत में सरकार ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम 2010 में एक संशोधन के माध्यम से एक अधिवास खंड यानी डोमिसाइल क्लॉज पेश किया। यह संशोधित अधिनियम नवगठित जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी JNK-UT के होने वाले नागरिकों को पुनः परिभाषित करता है। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो 15 वर्षों से अधिक समय तक यूटी में रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यूटी के भीतर किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 या 12वीं की परीक्षा दी है और जम्मू कश्मीर में कुल 10 साल की अवधि तक सेवा देने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। गौरतलब है कि पूर्व जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में प्रवेश के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या में नए सदस्यों को शामिल करने की व्यवस्था की गई, लेकिन बाद में इसके तहत पहले के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को भी नौकरियों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र सुरक्षित करने की आवश्यकता पड़ने लगी। ऐसे में JNK प्रशासन ने सितंबर 2019 में प्रदान किए गए अनुमान के अनुसार 18.5 लाख से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए थे। प्रशासन के मुताबिक इनमें से गैर राज्य विषयों के लिए सिर्फ 1.64% प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। हालांकि सरकार के अपने अनुमानों के मुताबिक लगभग 3.6 लाख पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी और लगभग 4000 वाल्मीकि जम्मू में बसे हैं। इसके अलावा जम्मू, सांबा और कठुआ में बसे संगठित और असंगठित क्षेत्र के लगभग 24,000 श्रमिक अधिवास प्रमाण पाने की पात्रता रखते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर जैसे देश के एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में डेमोग्राफिक बदलाव किए जाने की आशंका जताई जा रही है। विपक्षी दलों का मानना है कि जम्मू कश्मीर की भूमि को बाहरी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है
और बाहरी लोगों को यहाँ बसाने से क्षेत्र का मौलिक चरित्र परिवर्तित हो जाएगा। इस विरोध पर सरकार का कहना है कि ये सुधार जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है और इन्हें इस क्षेत्र के लिए भूमि सुधारों की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। इन सुधारों का उद्देश्य पुरानी ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना, अप्रचलित हो गए पुराने कानूनों में स्पष्टता लाना और उनमें मौजूद विरोधाभासों को दूर कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। हालांकि क्षेत्र के गुपकर अलायंस ने भूमि कानूनों पर सरकार के रुख का विरोध किया है और इन सुधारों को स्थानीय हितों के लिए विरोधाभासी बताया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आगे की राह क्या हो। हमें केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझने के लिए सबसे पहले भूमि सुधार के उद्देश्यों को समझना जरूरी है। दरअसल भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि के असमान वितरण को दूर करते हुए सभी के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आमतौर पर इसमें भूमि के स्वामित्व का रेगुलेशन, भूमि का संचालन, लीजिंग, बिक्री और भूमि की विरासत को शामिल किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में भूमि सुधार के लिए उठाए गए कदम भूमि सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह इन सुधारों को लागू करते समय जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की चिंताओं को भी ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय ले। इसी तरह भूमि सुधार के उद्देश्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आर्थिक स्थितियों में सुधार किया जाना भी शामिल है, जिससे किसानों को कृषि में निवेश का प्रोत्साहन मिल सके और भूमि का वितरण एक से कई हाथों में किए जाने पर लाभ का भी वितरण हो सके। इससे अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ सकेगी। हमें समझना होगा कि यदि इन भूमि सुधारों से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इससे क्षेत्र के विकास में भी तेजी आएगी, लेकिन इसके लिए सरकार को स्थानीय लोगों के बीच भरोसा पैदा करना होगा ताकि वे खुद को देश के अन्य राज्यों और क्षेत्रों से और अधिक जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे जम्मू और कश्मीर के युवाओं के बीच बेरोजगारी कम हो सके और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के अलगाववादी ताकतों की सक्रियता को कम किया जा सके। इसके अलावा इन सुधारों से जम्मू कश्मीर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर भी सुधार हो सकेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा शुरुआत से ही बहुत संवेदनशील रहा है, ऐसे में सरकार को बहुत ही सजगता के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक संस्थाएं भी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में हमें देश की न्यायपालिका पर भरोसा रखना होगा ताकि जम्मू कश्मीर को भी भारत के आर्थिक विकास में और अधिक भागीदार बनाया जा सके। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। भूमि सुधार से जुड़े जम्मू और कश्मीर के किन महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन किया गया है? इनके प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बताइए, ये सुधार जम्मू और कश्मीर के विकास में किस तरह सहायक होंगे?